if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! Hello and welcome to all the book lovers out there. This is your favorite bookworm, Vikas Munoz. So, I'm bringing to you the show Book World or books. I don't know what to say about books. मैंने first book apart from academics read करनी शुरू की when I was doing my graduation. And the first book that I read was Angels and Demons by Da Vinci Code. तो जैसे मैंने Angels and Demons as an audio book read करनी start की तो मुझे बहुत interest आया उसमें. Then I immediately grabbed Da Vinci Code and then Dan Brown का बहुत बड़ा fan हो गया मैं. तो books तो बहुत पढ़ते हूँ दोस्तों. Books तो पढ़ने का कोई शुमार ही नहीं है. तो सेलेक्ट करनी थी बुक मुझे जो पहले थोड़ी इजी रहे और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी रहे आपके लिए. एंड टू बिगिन विथ आई हैव एन इंडियन ऑथर, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि फॉरेन ऑथर्स ही अच्छी बुक्स लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है. अपने इंडियन ऑथर्स भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं और बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स लाते हैं अपनी बुक्स में. तो एक इंडियन ऑथर को मैंने सेलेक्ट किया है. तो उसके बाद मैं आपके लिए एक हॉरर बुक लाऊंगा. जी हाँ, आपने सही सुना, हॉरर. अच्छी लगती है ना आपको भूत की कहानियां? थोड़ा थ्रिल, थोड़ा डर. वो क्या बोलते हैं, डरना मना है जैसी मूवीज आई थी वैसी बुक्स. तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, हम अभी जाएंगे अपने एक ट्रिप इंडियन टूर पे. हम आपको जयपुर उत्तर प्रदेश की सैर कराएंगे. हम आपको लेके जाएंगे 1950s में. बट उसके लिए जस्ट थोड़ा सा इंतजार, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. हाय एवरीवन, मैं हूं मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. पहले मैं बहुत परेशान था. स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए. बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल. आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं. आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015. आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in. वेलकम बैक, दिस इज योर बुकवर्म विकास मुनोज. आज एपिसोड मेरा पहला बुक वर्ल्ड का, और मैंने आपसे कहा था ब्रेक से पहले कि हम आज एक इंडियन ऑथर की एक बुक को लेंगे और उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे. तो दोस्तों, जिन ऑथर को मैंने लिया है उनका नाम है अलका जोशी. आपने ये नाम सुना है? नहीं? ठीक है, अगर नहीं सुना है तो हम आपको इनसे परिचय करा देते हैं. तो अलका जोशी एक बहुत ही फेमस नाम है इंडियन लिटरेचर में. उनकी बुक्स बहुत ही पॉपुलर हैं
और ये द हेना आर्टिस्ट इस बुक का नाम है जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो दिस बुक इज अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया in 1950s. It's about a woman who is a henna artist. henna artist जो आपको पता है शादियों में जो आके मेहंदी लगाते हैं, उन प्रोफेशनल्स, उन महिलाओं को या पुरुष को कहा जाता है henna artist। तो एक henna artist की जिंदगी, उसके उतार चढ़ाव और उसकी सक्सेस और फेलियर्स, इन सब चीजों को समेटे हुए ये नॉवल द हेना आर्टिस्ट बाय अलका जोशी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत बोर कर दिया आपको, ऑलमोस्ट 10 मिनट से आपको पका रहा हूं, तो लेट मी स्टार्ट द हेना आर्टिस्ट। प्रोलॉग। सितंबर 1955, उत्तर प्रदेश, गुजरात। वो हाथों में एक मटकी लिए नदी के किनारे चली जा रही है। वहां पे धूल, मिट्टी और पत्थर से उसके पैरों में छाले तो पड़ गए, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज की तरह आज उसकी मटकी में पानी नहीं है तो उसकी पूरी जीवन की पूंजी। अपनी मां की शादी में दी गई एक साड़ी, 2-4 खत जो उसे अपनी बहन से मिले थे, एक जोड़ी साड़ी और पेटीकोट, और बस ऐसा ही कुछ रोजमर्रा का सामान। बस यही तो है उसकी पूंजी, और तो कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। जैसे ही वो जाती है थोड़ी दूर, उसे कुछ महिलाएं दिखाई देती हैं जो घाट पे कपड़े धो रही हैं। आमतौर पे वो महिलाएं उसे देखते ही, वो देखो वो बदकिस्मत लड़की, वो अभागन, वो कलमुई आ रही है, और वो थूकते थे, ये कहते थे और थूकते थे जमीन पर। मगर जैसे ही वो आती पास, उनकी बोलती बंद हो जाती। वो तो बस सर झुका के उस लड़की से मुंह मोड़ के और कुछ करने लग जाते, जैसे कि उस लड़की को देखना ही गुनाह है या अशगुन है। मगर आज नहीं। जैसे ही वो लड़की उन महिलाओं को पार करके जाती है, वो बल्कि और जोर से बोलने लगती है, अरे वो देखो जा रही है अभागन, अरे वो बदकिस्मत लड़की, अरे जिसके पैदा होते ही पूरे गांव में अकाल पड़ गया था, अरे वो तो कुछ नहीं, उसकी बहन भाग गई 15 साल की उम्र में अपने पति को छोड़ के। अरे उसका बाप तो बेवड़ा हो गया था उसके पैदा होते ही, और मां 1 साल में अंधी हो गई। अभागन कहीं की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है लोग इसी नजर से उसे देखते हैं, लोग यही तो बातें करते हैं उसके पीठ के पीछे। बस आज उसके सामने कर दी, क्या फर्क पड़ता है। बस वो तो जा रही है। थोड़े दिन पहले ही गांव के मुखिया को गांव वालों ने घेर के ये कहा कि भैया, इस मिट्टी की झोपड़ी में जो लड़की रहती है उसको बाहर क्यों नहीं निकालते? ये तो वो स्कूल टीचर के लिए है ना, तो उसका बाप जो मास्टर था वो तो मर गया, अब तो ये जो नया स्कूल का मास्टर आ रहा है उसके लिए है ना ये झोपड़ी, तो फिर इस लड़की को निकाल क्यों नहीं देते? वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में ये सब कुछ सुनती रही, मगर थोड़ा भी हिलने डुलने की, बाहर आने की कोशिश नहीं की उसने। लोगों को
इस बात का बहुत क्रोध था उनके मन में कि इस लड़की के कारण पूरे गांव का भाग्य बिगड़ के रह गया। अब तो उसके पास उसकी मां भी नहीं। पिछले हफ्ते ही तो उसका अंतिम संस्कार किया गया था। गाय भैंस की हड्डियों के साथ उसकी मां की चिता को भी आग दे दी गई थी। क्या करें, गरीबों का अंतिम संस्कार है। कोई घी और चंदन की लकड़ियों के साथ तो होता नहीं है, बस इसी तरह होता है। और 6 महीने पहले उसके पिताजी ने अपनी जान दे दी नदी में डूब के। बेचारे ने बहुत पी रखी थी, शायद मरने का दर्द भी नहीं हुआ होगा उनको। डूबने से शरीर कांपा भी नहीं होगा। बस यही सब सोचते हुए वो जा रही है। आज सुबह हमेशा की तरह जैसे ही डाकिया आया, वो अपनी झोपड़ी से भाग के उनके सामने जाके खड़ी हो गई। पूछा, क्या मेरे घर वालों के लिए कोई खत है? डाकिये को बहुत गुस्सा आया। बेचारी बदकिस्मत जो ठहरी, कोई उससे बात करना भी मुनासिब नहीं समझता था। उसने आनंद फानंद में उसको एक खत थमाया, एक एनवेलप लिफाफा थमा दिया और बस चल पड़ा फटाफट, ताकि कोई उसको देख ना ले इस बदकिस्मत लड़की से बात करते हुए। बस इसी खत का तो उसे इंतजार था। जैसे ही खत मिला, निकल पड़ी और अब जा रही है। रास्ते में उसे बूढ़े मुंशी जी मिले। इस गांव में उसका एक ही दोस्त ये बूढ़ा मुंशी तो था। मुंशी के पास जाती है और मुंशी से कहती है, मुंशी जी, मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती? मुंशी जी कहते हैं, नहीं, वो सही नहीं होगा। बेटी, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो या तो तुम मुखिया की बात मान के किसी किसान से शादी कर लो जिसकी पत्नी गुजर गई है, या तो फिर तुम्हें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। ये लड़की सोचती है कि एक 15 साल की अनाथ लड़की कहां जाएगी। सारे गांव वालों ने मुंह फेर लिया। मुंशी जो उसके एकमात्र मित्र हैं, वो भी बेबस हैं। ये पूछती है, ठीक है मुंशी जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, मगर आप कहते हैं ना कि मेरे बहनोई जो पास वाले गांव में रहते हैं, वो कौन सा गांव है और कैसे दिखते हैं, बताइए। तो मुंशी ने कुछ सोच के फिर उसको बताया कि उसके जो बहनोई है वो कैसे दिखते हैं, क्या है, कहां जाना है। और बस उसको एक पत्ता देते हैं जिसपे उन्होंने एक चित्र बनाया है। उस चित्र में भगवान कृष्ण राधा को अपने हाथों से आम खिला रहे हैं। उसको देखते ही लड़की बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि राधा उसका भी तो नाम था। तो मुंशी तो अपना पेट यूं ही चित्र बना के, भगवान के चित्र, लोगों के चित्र बना के पेट पालते हैं। उन्हीं चित्रों में से एक राधा को उन्होंने तोहफे के तौर पे दे दिया और उसे हंसी हंसी विदा किया।
राधा जाती है उस गांव में जहां पे उसके बहनोई रहते हैं, मगर उसे पता नहीं कि वो बहनोई है कहाँ। वो ढूंढती है गांव में यहाँ वहां, कोई तो दिखे जो मुंशी जी ने बताया था वैसा लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो आदमी मिलता है जिसकी शक्ल मुंशी जी के विश्लेषण से मेल खाती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप के उस आदमी को देखती है। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी है, उसके कपड़े पूरे मटमैले हो चुके हैं और वो बैठा है एक पेड़ के पास एकदम बहुत ही आराम से। उसके पास एक औरत बैठी है, वो उससे कुछ बात करती है। धीरे धीरे दोनों बात कर रहे हैं। राधा को लगता है कहीं मेरे बहनोई ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि ये बहन भाग गई, इसकी अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई। तो वो सोचती ये बहन है कौन, क्योंकि उसके माँ बाप ने कभी उसको बताया नहीं कि वो कौन है, कैसी है, कैसी दिखती है। बस उसने तो सुना है कि वो बहन छोड़ के भाग गई अपने पति को, और कुछ लोग कहते हैं वो तो कोई सर्कस वाले के साथ गई और अब तो वो एक नाच वाली गाने वाली औरत की तरह काम कर रही है। बस ये सब उसे अफवाह के तौर पे अक्सर सुनाई देता है, मगर आज तक उसने अपनी बहन को देखा नहीं। राधा एक पत्थर उठा के अपने बहनोई की तरफ फेंकती है, मगर उसको वो पत्थर लगता नहीं। एक और पत्थर उठा के फिर फेंकती है और इस बार ये पत्थर उसको लगता है। फिर भी ज्यादा रिएक्शन नहीं है बहनोई का। ऐसे 2-3 बार ऐसे पत्थर फेंकने के बाद फिर वो बहनोई आखिर उठता है, उठ के चारों ओर देखता है, कोई नहीं। इतने में पेड़ के पीछे से राधा सामने आती है। उसको जैसे ही देखता है कि बहनोई के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसने कुछ भूत प्रेत देख लिया। लक्ष्मी? दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम चलेंगे चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तो let us take a quick break. Stay tuned to Book World on Radio Udan, a flight of life. When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I am here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक।
प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back. You are listening to Book World with your bookworm Vikas Manot. Part 1. November 1955. Jaipur. जैसे ही मालिक और मैं बाहर निकले तो देखा कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं और एक साइकिल वाले ने ऑलमोस्ट हमें टक्कर मार ही दी थी। बड़ी सी एक सीढ़ी को हाथ में लेके, वो 6 फुट लंबी सीढ़ी को हाथ में लेके वो जा रहा था और उसे ये भी इल्म नहीं कि इतनी ट्रैफिक में वो एक सीढ़ी लेके एक साइकिल पे कैसे जाएगा। बस आजादी जो मिल गई। वैसे देखें तो आजादी के बाद कुछ बदला नहीं है हिंदुस्तान में, और वैसे देखें तो बहुत कुछ बदल गया है। उन्नति के तौर पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अभी भी गलियां गंदी हैं, अभी भी लोग सड़क पे भीख मांगते हैं, अभी भी हिजड़े हाथ फैला के पैसा मांगते हैं, लोगों को तंग करते हैं। मगर लोगों के मन में एक बदलाव आया है। सब अपनी सीना तान के चलते हैं। सबको लगता है कि हाँ, अपने बाप का ही राज है। और लोग दुकानदारों से खूब दिल खोल के भाव मुलाई करते हैं, बड़े जोश में करते हैं, जो पहले नहीं होता। जैसे ही हम जाते हैं, हमारे नाकों में कुछ अच्छी सुगंध और कुछ बदबू, जैसे कि गाय का डंक, अगरबत्ती, नारियल का तेल, चंदन, चमेली के फूल और मूत्र। इन सब खुशबुओं से और बदबुओं से हमारा इतना पाला पड़ चुका है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कोई नाक भी बंद नहीं करता, बस अपनी धुन में चले जाते हैं। मालिक ने एक जोरदार सीटी बजा के एक तांगे को रोका है। फटाफट अपना टिफिन उठा के वो तांगे के अंदर रखता है और हम दोनों बैठ के चलते हैं सिंह हवेली की ओर। सिंह हवेली कुछ 2-3 गलियां दूरी है, तो तांगे वाला भी थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि छोटी सवारी मतलब छोटी आमदनी। तो जैसे ही हम सिंह हवेली की तरफ पहुंचते हैं, हम उतर के अंदर जाते हैं और मालिक चौकीदार के साथ गपशप करने में अपने आप को बिजी कर लेता है और मैं अंदर जाती हूँ। जयपुर में लोग वैसे तो झोंपड़ियों में या फिर बहुत ही साधारण घरों में रहते हैं, मगर जो राजा हैं, छोटे मोटे राजकुमार हैं, या फिर सिंह जैसे बहुत ही अमीर व्यापारी हैं, ये तो बरसों से बड़ी बड़ी हवेलियों में ही रहते हैं।
अब सिंह हवेली को ही देख लीजिए, 8 फुट लंबी ऊंची दीवारें चारों ओर, ताकि कोई घर के अंदर झांक न सके। घर में एकदम मार्बल फ्लोरिंग, बहुत अच्छे सुंदर फूल, रूम्स में सोफे, दीवान, बड़े मखमली पलंग, सब कुछ लगे हुए। जैसे ही मैं जाती हूँ, मेरी मुलाकात लल्ला से होती है। लल्ला सिंह खानदान की रसोईदार हैं और सालों से यहीं पे काम करती हैं। मैं पूछती हूँ, लल्ला जी कैसी हैं आप? आपकी एड़ियां ठीक हुई कि नहीं? जो मैंने तेल दिया था वो आपने यूज किया कि नहीं? लल्ला बहुत ही खुशी के साथ अपने पैरों को घुमा घुमा के मुझे दिखाती हैं। उसके पैर फटे हुए थे, एड़ियां फटी हुई थी, अब सब एकदम मुलायम हो चुकी हैं और वो बहुत खुश है। मैं पूछती हूँ, अच्छा तो आपकी भतीजी वो कहाँ है, कैसी है वो? जैसे ही भतीजी का नाम लिया, लल्ला के मुंह पे जो मुस्कान थी एकदम गायब। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक अंदर से पार्वती, जो कि सिंह परिवार की मालकिन है, वो बुलाती है, लक्ष्मी तुम आ गई? जैसे ही आवाज सुनी, लल्ला एकदम एक मुस्कुराहट के साथ, हाँ जी मेरी भतीजी ठीक है बोल के चल दी। और मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि पार्वती अपनी टेबल पे बैठी हुई एक लेटर लिख रही है। वो अक्सर ऐसे खत लिखा करती है, कभी एक नेहरू जी को लेटर, या कभी सोवियत यूनियन के कोई मेंबर को एक फोन कॉल। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हमेशा होती रहती हैं। मगर पार्वती एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी है, उसे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है। अगर कोई पंक्चुअल ना हो तो उसे गुस्सा बहुत आता है। मगर मैं तो वेट करने की आदी हूँ। जब भी मैं जाती हूँ, पार्वती व्यस्त रहती हैं, तो मुझे वेट करना पड़ता है। आज भी कोई बदलाव नहीं है उसमें। तो वो लेटर लिखती हैं, तब तक मैं उनके दीवान पे जाके उनके जो तकिए हैं वो सब ठीक करती हूँ। और फिर लल्ला की भतीजी अंदर आती हैं। पार्वती कहती हैं, आज दोपहर को लंच में मेहमान आने वाले हैं, 1 जन का खाना एक्स्ट्रा है, और यह ख्याल रखना कि बूंदी का रायता हो। जैसे ही बूंदी का रायता का नाम सुना, लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब। वो बहुत ही अपना सर झुका के कहती है, मैडम फ्रेश दही नहीं है। फ्रेश दही नहीं है का मतलब क्या है? कैसे भी करो, बूंदी का रायता होना चाहिए, समझी? और ध्यान रहे, चाय लेके तुम मत आना, लल्ला को भेजना। लड़की सटपट गायब। और अब पार्वती रेडी, मैं उनके पैरों में मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ। पहले उनके पैरों से शुरू करती हूँ मेहंदी। जब मैं नई थी जयपुर में, तब पार्वती ही मेरी पहली कस्टमर थी। और पार्वती का ये मानना है कि मेरे मेहंदी लगाने से ही उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। तो एज सून एज वो प्रेग्नेंट हुई, मेरी मेहंदी लगाने के बाद माय अपॉइंटमेंट बुक वाज फुल। दिन ब दिन लोगों के ऑर्डर्स आने लगे। बहुत सारे क्लाइंट्स जो पार्वती के सर्कल में थे, सब मेरे क्लाइंट बन गए और मेरी मेहंदी की चर्चा चारों ओर होने लगी। तो मेरे पास वक्त ही नहीं था
इतनी बिजी हो गई थी। जयपुर से पहले मैं जहाँ भी काम करती थी वहाँ पे लोग मेहंदी लगाने के लिए शूद्र जाति के लोगों को बुलाते थे, और उनमें ये प्रॉब्लम ये थी कि वो औरतें नया डिजाइन कुछ जानती ही नहीं। उनकी मदर्स और ग्रैंड मदर्स जो डिजाइन्स मानती थी वही डिजाइन्स इन्हें आती थी, कुछ नया नहीं था। तो जब मैंने कुछ नया करना चाहा तो आई वॉज एन इंस्टेंट हिट। और मेरे क्लाइंट्स ने भी मुझसे बहुत बार कहा है कि मेरी मेहंदी उनकी मेहंदी से बहुत बारीक होती है और मेरी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सिर्फ मुझे ही पता है मेरी मेहंदी में कितना गुलाब का पानी डालना है, कितना नींबू डालना है, कितना लौंग का तेल डालना है मेहंदी उतारने के लिए। ये तो एक कला है। खैर, मैं पार्वती को मेहंदी लगाते हुए उनसे बातें किए जा रही हूँ, तो पार्वती अचानक देख के कहती है, अरे लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि तुम कभी भारत से बाहर ही नहीं गई, मगर ये जो अंजीर का पत्ता तुमने अभी मेरे पैर पे मांडा है, ये तो टर्की या इस्तांबुल में होता है, ये कैसे? पार्वती ऐसे बोल के थोड़ा आगे आके देखती कि लक्ष्मी क्या मान रही है। तो लक्ष्मी, पार्वती बोलती, मैं उनको रोक के तुरंत ये कहती हूँ कि मैडम, क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड इस पत्ते को देखेंगे या फिर ये देखेंगे? मैं दिखाती हूँ उनको उनकी एडियो में जो मैंने एक चित्र बनाया है। वहां एक बहुत ही मोटा रसीला अंजीर है, उसे दो भागों में जैसे किसी ने मुंह से काटा हो, दांतों से काटा, और उसके पास एक भंवरा। ये एक बहुत ही सेंशुअस ड्राइंग है, क्योंकि एक अंजीर के फूल को, कली को, अंजीर की कली को फूल बनने के लिए और फिर उसे फल बनने के लिए एक भंवरे की डंक लगना जरूरी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो जैसे ही पार्वती ये देखती है तो जोर से हंस पड़ती है। अरे हाँ लक्ष्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब भी तुम मेहंदी लगा के जाती हो, समीर तो मुझसे दूर ही नहीं रह पाता। तुम्हारी मेहंदी में तो वाकई जादू है। मैं कहती हूँ, आज भी कुछ अलग नहीं होने वाला मैडम, आपके हस्बैंड तो छोड़ ही नहीं पाएंगे आपको। तो बस पार्वती बहुत खुश। पार्वती को लगता है कि ये तो मेरी मेहंदी का ही कमाल है कि उनके हस्बैंड समीर उनके पास रहते हैं, क्योंकि वहां पे ये परंपरा है उन खानदानों में कि एक मर्द शादी चाहे एक बार करे, मगर घर के बाहर उसके बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस या फीमेल कंपेनियंस होती हैं, उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता। वो कस्टम में नहीं है, बस वो तो आपके ऊपर है कि यू कीप योर हस्बैंड अंडर योर स्पेल। अगर आप वो कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपके हस्बैंड को आप दोष नहीं दे सकते। तो इसी कारण मेरा जो बिजनेस है चलता है, क्योंकि सभी औरतों को ये लगता है कि ये मेरी मेहंदी का ही कमाल है कि उनके हस्बैंड्स उनके पास आते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और बच्चे होने के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों का हल करने के लिए न सिर्फ मेरी मेहंदी, मेरे बनाए हुए तेल, मेरे बनाए हुए पकवान
जिनकी रेसिपीज बहुत सीक्रेट हैं, वो काम आते हैं। मेरा एक सपना था। जब मैं गांव से आई थी, मुझे आज भी याद है, 15 साल की उम्र में मेरी जबरन शादी करा दी गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे खाना नहीं खिला सकते थे 2 बार, 2 वक्त। जैसे तैसे करके घर से, अपने पति के घर से बच के निकली मैं, और बहुत सारी जगहों पे काम किया। और मेरे माँ बाप की फिक्र मुझे हमेशा रहती थी, क्योंकि मुझे तो ढंग का खाना मिल जाता था, एक छत सर के ऊपर मिल जाती थी, मगर उनका क्या। तो मैं हमेशा मेरे माँ बाप के लिए पैसा भेजती थी। और मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊं, उस घर में एक मार्बल की फ्लोरिंग हो, हमेशा उस घर में पानी आए, ताकि मैं अपनी मकान मालकिन के सामने मटकी लेके हाथ ना फैलाऊं। उस घर की फ्रंट डोर की सिर्फ मेरे पास हो। वो घर जहां से मुझे कोई निकाल ना सके, जहां पे सिर्फ मेरा अधिकार हो, उस घर में सबसे बड़ा पावर मेरा हो, वैसा एक घर। अच्छे अच्छे चित्र हो, अच्छा डेकोरेशन हो। अब वैसे पार्वती और मैं, हम दो बड़ी जाति के लोग। पार्वती क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूं। मगर पार्वती कभी भी मुझे अपना इक्वल नहीं समझती, क्योंकि मैं दूसरों के पैरों को हाथ लगा के मेहंदी मानती हूँ, और पैर को हाथ जनरली शूद्र ही लगाते हैं, वो गंदा काम होता है। तो इसलिए पार्वती कभी भी मुझे अपना इक्वल नहीं मानती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चलता है, क्योंकि जिस प्रकार से पार्वती के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं और मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि मेरा घर बहुत ही जल्दी बनेगा। पार्वती मेरी आंखों को देख के वापस बोलती है, अरे लक्ष्मी, तो फिर तुम बताओगी नहीं तुम्हारी इस अंजीर के पत्ते का राज क्या है? और तुम्हारी आंखें भी नीली हैं, पता नहीं इसका भी कोई राज है? तुम सच में हिंदुस्तानी हो या क्या है? बात बताओ। आई एम यूज्ड टू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। पिछले 10 सालों से पार्वती रेगुलरली ये पूछती है, मगर मैंने हर बार ये प्रश्न को टाला है सक्सेसफुली। तो मैंने भी हंसते हुए कह दिया, पता नहीं मैडम जी, मुझे लगता है कि शायद मेरी माँ को मार्को बोलो से प्यार हो गया हो, 1-2 रात गुजार ली हो उसके साथ, या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट कभी मेरे माँ के रूम में आ गया हो। तो हो सकता है मेरे शरीर में भी एक वॉरियर का खून दौड़ रहा हो आपके जैसे। और हम दोनों हंस पड़े। तो ऐसा ही चलता है पार्वती का और मेरा, रोज बातें करना, आना जाना लगा रहता है। तो जैसे मैं कह रही थी कि मेरा सपना था घर बनाने का, वो ऑलमोस्ट पूरा भी होने वाला है। अब तो मैं अपने माँ बाप को सिर्फ रोटी ही नहीं, उनके सर के ऊपर एक छत भी डाल सकती हूँ। तो इसी खुशी में मैंने उनको एक खत लिखा है, जयपुर बुलाया है उनको, मगर उनका भी तो ईगो है, वो कहाँ आने वाले। मगर मुझे तो अपना ईगो हटा के एक साइड में रख के उन्हें बुलाना ही होगा। तो बस अब तो इसी बात की उम्मीद है कि मेरे माँ और पिताजी जल्दी से आएं, मुझसे मिलें, और मैं फिर से उनकी लाडली बन के उनके साथ रहूं और उन्हें ढेर सारा आराम और खुशियां दूं, जो उन्होंने अपनी बचपन और जवानी में नहीं देखी। तो दोस्तों, ये बुक जो द हेना आर्टिस्ट है,
मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप बस वेट कीजिए, इसका अगला एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज मेरा भी फर्स्ट एपिसोड था आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो थोड़ा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्लो था, थोड़ा एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप था, मतलब हो जाएगा आई गेस। एंड जैसे जैसे ये बुक बढ़ती जाएगी, इसका आगे बढ़ती जाएगी, इसका प्लॉट और थोड़ा खुलेगा और थोड़े ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आएंगे, तो फिर आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये बुक सुनने में। तो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान until we meet next week. Take care, keep reading, keep sharing your comments and feedback. आपको पता है that is very important for all the presenters here. तो आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और अगर आपको कोई एक बुक पढ़नी हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। I'll try my level best to present that book for you. तो आपके कमेंट्स आप रेडियो उड़ान पे भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9840478204। आई रिपीट 9840478204। और मेरा ईमेल आईडी है vikas.munot@yahoo.com। vikas vikas.munot, M for Mumbai, U for Uttarakhand, N for Nagaland, O for Uti and T for Tamil Nadu। vikas.munot@yahoo.com। तो चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे अगले हफ्ते। Until then, bye bye. Keep listening to Radio Udan, a flight of life. मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास।
हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ। तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन।